नमस्कार और स्वागत है इस विश्लेषण में। आज हमारे पास दो ऐसी कहानियां हैं जो सतह पर तो बिल्कुल अलग दिखती हैं, जी। लेकिन शायद दोनों ही हमें व्यवस्थाओं, नियमों और उन पर इंसानी प्रतिक्रियाओं के बारे में कुछ सोचने पर मजबूर कर दें। बिल्कुल। एक तरफ हम भारत में शिक्षकों की योग्यता को लेकर एक बड़े राष्ट्रीय विवाद की तह तक जाएंगे। हाँ, ये टेट वाला मामला। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी को अनिवार्य कर दिया है और अकेले उत्तर प्रदेश में ही करीब 1,86,000 शिक्षक इससे सीधे प्रभावित हो रहे हैं। जी, 1,86,000 ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है और इसका असर बहुत गहरा हो सकता है। निश्चित रूप से। दूसरी तरफ हापुड़ से एक ऐसी मेडिकल कहानी सामने आई है जो अविश्वसनीय सी लगती है। हाँ, वो चम्मच वाली घटना। एक व्यक्ति ने गुस्से में दर्जनों चम्मच, टूथब्रश और यहाँ तक कि नुकीले पेन निगल लिए। ये घटना जितनी अजीब है उतनी ही चौंकाने वाली भी है। बिल्कुल। तो आज हम इन स्रोतों की पड़ताल करेंगे, टेट विवाद के पेंच समझने की कोशिश करेंगे, क्यों हो रहा है, कौन शामिल है, उनके तर्क क्या है, जी। और साथ ही हापुड़ की इस असाधारण घटना के पीछे की कहानी और उसके निहितार्थों पर भी नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस चर्चा को। जरूर। तो सबसे पहले बात करते हैं इस टेट विवाद की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि सेवारत शिक्षकों के लिए भी टेट अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश में 1.86 लाख शिक्षकों पर असर पड़ रहा है। इस फैसले पर पहली प्रतिक्रिया क्या देखने को मिली है, खासकर राज्य सरकार की तरफ से? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और जो प्रभावित शिक्षक हैं उनके समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दायर की है। पुनर्विचार याचिका यानी वो कह रहे हैं कि फैसले पर फिर से गौर करें? जी हाँ, बिल्कुल। सरकार का यही अनुरोध है अदालत से। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है जब हम पड़ोसी राज्य झारखंड को देखते हैं। झारखंड, वहां क्या हुआ? झारखंड सरकार ने बिल्कुल विपरीत रुख अपनाया है। विपरीत रुख मतलब उन्होंने याचिका दायर नहीं की? जी हाँ, उन्होंने पुनर्विचार याचिका दायर न करने का फैसला किया है। उनका तर्क है कि ऐसी याचिकाएं अक्सर खारिज हो जाती हैं। अच्छा। तो शिक्षकों को बेकार की उम्मीद पालने के बजाय टेट की तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षकों को तैयारी के लिए साल में 2 बार परीक्षा देने का मौका मिलेगा। वाकई ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। मतलब एक ही मुद्दे पर दो राज्यों का इतना अलग स्टैंड। जी, ये दिखाता है कि राज्यों की प्रतिक्रिया कितनी अलग हो सकती है। शायद उनकी अपनी राजनीतिक या प्रशासनिक प्राथमिकताएं होंगी। ये तो वाकई गौर करने वाली बात है, राज्यों का अलग अलग रुख। लेकिन जिन शिक्षकों पर सीधे असर पड़ रहा है उनका क्या कहना है? क्या वो संगठित होकर इसका विरोध कर रहे हैं? हमने यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन यानी यूटीए के बारे में सुना है। बिल्कुल। यूटीए, जो शिक्षकों का एक प्रमुख संगठन है, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उनका मुख्य निशाना केंद्र सरकार का 2017 का वो संशोधन अधिनियम है। 2017 का संशोधन? जी, जिसके तहत सभी सेवारत शिक्षकों के लिए वर्तमान न्यूनतम योग्यता यानी टेट को अनिवार्य कर दिया गया। यूटीए का तर्क है कि ये नियम पूर्वव्यापी रूप से लागू करना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन? हाँ, और ये असंवैधानिक है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन इसमें एक और पेज है ना? जैसा सुनने में आया कि क्या सभी प्रभावित शिक्षक टेट परीक्षा देने के योग्य भी हैं? यही इस मामले की सबसे जटिल बात है। देखिए, कई शिक्षक समूह ऐसे हैं जो मौजूदा नियमों के तहत टेट परीक्षा में बैठने की पात्रता ही नहीं रखते। मतलब वो योग्य ही नहीं है? हाँ, उदाहरण के लिए वो शिक्षक जो साल 2001 से पहले इंटरमीडिएट के साथ बीटीसी के आधार पर नियुक्त हुए थे। बीटीसी उस समय मान्य योग्यता थी। अच्छा, हाँ। या फिर वो शिक्षक जिन्हें अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिली थी और उनकी योग्यता सिर्फ इंटरमीडिएट थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें एक ऐसी परीक्षा पास करने को कहा जा रहा है जिसके लिए वे आवेदन ही नहीं कर सकते। ये तो बड़ी अजीब स्थिति है। बिल्कुल, यही उनकी मुख्य चिंता है। उनकी मांग है कि जो शिक्षक सालों पहले तत्कालीन नियमों के तहत नियुक्त हुए थे और तब से पढ़ा रहे हैं, उन्हें इस नई अनिवार्यता से छूट दी जानी चाहिए। हाँ, उनका तर्क तो समझ आता है। उनका कहना है कि जब वो परीक्षा में बैठ ही नहीं सकते तो उनकी नौकरी का क्या होगा। ये सिर्फ योग्यता का सवाल नहीं बल्कि उनके रोजगार और भविष्य का सवाल बन गया है। सही कहा। ये मानकीकरण की कोशिश और सालों से काम कर रहे कार्यबल की वास्तविकताओं के बीच एक सीधा टकराव है। ऐसा लगता है कि ये विरोध सिर्फ यूटी तक सीमित नहीं है, और भी संगठन इसमें शामिल हो रहे हैं। जी हाँ, लड़ाई तेज होती दिख रही है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ का एक गुट है, तिवारी गुट, उसने भी सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर दी है। अच्छा। इसमें कुछ बड़े नाम भी जुड़ गए हैं, जैसे एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह और अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय नेता भी।
तो इससे लगता है कि इसे राजनीतिक समर्थन भी मिल रहा है। और जैसा आपने झारखंड का उदाहरण दिया, क्या ये मुद्दा अब उत्तर प्रदेश से बाहर भी फैल रहा है? निश्चित रूप से। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ का दूसरा गुट है, शर्मा गुट, वो भी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। वो भी जी। इसके लिए रणनीति बनाने के लिए 5 अक्टूबर को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। दिल्ली में? हाँ, और इस बैठक में सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही नहीं, बल्कि झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे कई अन्य राज्यों के शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि और नेता भी शामिल होंगे। अरे वाह, तो ये तो मतलब एक राष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा है। ऐसा ही लग रहा है। उनकी योजना है कि अगर केंद्र सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं देती है तो वे दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली कूच यानी बड़ा प्रदर्शन। जी, दिल्ली में एक बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन। तो यहाँ जो बात उभर कर आ रही है वो ये कि यह मुद्दा एक बहुराज्यीय आंदोलन का रूप ले चुका है। शिक्षक संघ एकजुट होकर एक केंद्रीय नीति संशोधन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दे रहे हैं। यह फैसला उन हजारों शिक्षकों को प्रभावित कर रहा है जो दशकों से पढ़ा रहे हैं। सही। यह अनुभव बनाम मानकीकृत योग्यता की बहस को भी तेज करता है, खासकर तब जब नियम ऐसे बदलें कि पुराने कर्मचारी नई कसौटी पर खरे उतरने की पात्रता ही खो दें। ये वाकई एक जटिल और संवेदनशील मामला है जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। चलिए, इस व्यवस्थागत टकराव से अब एक ऐसे मामले पर आते हैं जहां एक व्यक्ति ने अपनी परिस्थितियों पर बहुत ही असामान्य और सच कहूं तो चौंकाने वाले तरीके से प्रतिक्रिया दी है। जी, हापुड़ वाला मामला। हाँ, हम हापुड़ की उस मेडिकल घटना की बात कर रहे हैं। क्या है इसके मूल तथ्य? ये कहानी बिल्कुल अलग धरातल पर है, लेकिन उतनी ही ध्यान खींचने वाली। हापुड़ में एक 35 वर्षीय व्यक्ति जिसका नाम सचिन बताया गया है, उसने करीब 20 दिनों के दौरान स्टील के 29 चम्मच। 29 चम्मच? जी हाँ, 29 स्टील के चम्मच, 19 टूथब्रश और 2 नुकीले पेन निगल लिए। 19 टूथब्रश और पेन भी? ये सब उसने निगल लिया? जी, ये सब तब हुआ जब वह एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती था। ये संख्या ही अविश्वसनीय है। कोई ऐसा क्यों करेगा? इसका संदर्भ क्या है? मतलब क्यों? जानकारी के मुताबिक सचिन बुलंदशहर का रहने वाला है और उसे नशे की लत थी। उसके परिवार ने उसे हापुड़ के एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया था। ओह। बताया जा रहा है कि सचिन इस बात से बेहद नाराज था कि उसे उसकी मर्जी के खिलाफ भर्ती कराया गया है। ओह, तो ये विरोध का तरीका था? ऐसा लगता है। इन वस्तुओं को निगलना उसका विरोध जताने का एक तरीका था, या शायद अत्यधिक मानसिक तनाव और लाचारी की अभिव्यक्ति। ये एक तरह का मतलब आत्म नुकसान पहुंचाने वाला कदम था, जो शायद ध्यान खींचने या अपनी स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश का हिस्सा हो। ये तो बहुत ही चरम कदम है। डॉक्टरों को इसका पता कैसे चला और फिर उन्होंने क्या किया? कुछ समय बाद सचिन के पेट में बहुत तेज दर्द उठा, बहुत ज्यादा। जाहिर है, इतनी चीजों के बाद? हाँ, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने जब जांच की, एक्सरे या अल्ट्रासाउंड किया होगा, तो उनके होश उड़ गए। मैं कल्पना कर सकती हूँ। पेट में भारी मात्रा में धातु की वस्तुएं साफ दिखाई दे रही थी। डॉक्टर श्याम कुमार और डॉक्टर संजय राय की टीम ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ऑपरेशन करने का फैसला किया। तुरंत? मतलब इमरजेंसी थी? जी, ये एक आपातकालीन स्थिति थी, क्योंकि नुकीली वस्तुएं अंदरूनी अंगों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती थी। ऑपरेशन कितना मुश्किल रहा होगा, इतनी सारी अलग अलग चीजें पेट से निकालना? ऑपरेशन करीब 3.5 घंटे तक चला। 3.5 घंटे? जी, ये निश्चित रूप से एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया रही होगी। कल्पना कीजिए, पेट के अंदर से 29 चम्मच, 19 टूथब्रश और 2 नुकीले पेन, कुल 50 वस्तुएं। 50 चीजें? हाँ, कुल 50 वस्तुएं निकालना, वो भी बिना किसी अंदरूनी अंग को और नुकसान पहुंचाए। डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक सभी वस्तुओं को बाहर निकाल लिया। ये उनकी कुशलता को दर्शाता है। वाकई डॉक्टरों की तारीफ करनी होगी। सचिन की हालत अब कैसी है? क्या वो ठीक हो गया? अच्छी खबर यह है कि ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। सभी 50 वस्तुएं निकाल ली गई। सचिन की हालत अब स्थिर बताई जा रही है और उसे अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। चलिए, ये राहत की बात है, लेकिन ये घटना अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाती है ना? हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ एक अजीब मेडिकल केस नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। सही कहा। यहाँ चौंकाने वाली बात सिर्फ निगली गई वस्तुओं की संख्या या प्रकार नहीं है, बल्कि इसके पीछे की वजह और परिस्थितियां हैं। हाँ, वही। एक व्यक्ति का नशा मुक्ति केंद्र में अपनी मर्जी के खिलाफ भर्ती होने पर इस हद तक चले जाना, यह उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति, केंद्र के माहौल और
शायद परिवार के साथ उसके संबंधों के बारे में भी कुछ कहता है। बिल्कुल। यह दिखाता है कि जब लोग खुद को फंसा हुआ या शक्तिहीन महसूस करते हैं तो वे कितने अप्रत्याशित और आत्मविनाशकारी कदम उठा सकते हैं। क्या इस तरह की घटनाएं नशा मुक्ति केंद्रों में मौजूद दबाव या वहां इस्तेमाल होने वाले तरीकों पर भी सवाल खड़े करती हैं? जरूरी नहीं कि हर केंद्र में ऐसा हो, लेकिन ये सोचने का बिंदु तो है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। हालांकि हम इस विशेष केंद्र के बारे में टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी चरम घटनाएं निश्चित रूप से व्यापक स्तर पर देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य समर्थन और रोगी अधिकारों जैसे मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करती हैं। सही। ये याद दिलाता है कि व्यसन मुक्ति एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें सिर्फ शारीरिक निर्भरता ही नहीं बल्कि गहरे मनोवैज्ञानिक पहलू भी शामिल होते हैं। हाँ। और इलाज के दौरान व्यक्ति की स्वायत्तता और मानसिक स्थिति का सम्मान करना कितना जरूरी है, ये घटना एक व्यक्ति के चरम विरोध का प्रतीक बन गई है। तो आज हमने दो बहुत अलग तरह के मामलों पर गौर किया। एक तरफ टेट की अनिवार्यता का मुद्दा है, एक बड़ा व्यवस्थागत संघर्ष जिसमें लाखों शिक्षकों का भविष्य, राज्य सरकारों की नीतियां और अदालती फैसले शामिल है। जी। दूसरी तरफ हापुड़ की ये बेहद व्यक्तिगत और विचित्र घटना है जो मानवीय प्रतिक्रियाओं की चरम सीमाओं को उजागर करती है। इन दोनों से हम क्या सीख सकते हैं? इन्हें एक साथ देखने का क्या मतलब है? देखिए, दोनों मामले अपने अपने तरीके से स्थापित व्यवस्थाओं या परिस्थितियों और उनसे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के बीच के तनाव को दर्शाते हैं। हाँ, ये एक कॉमन धागा है। बिल्कुल। टेट का मामला हमें दिखाता है कि जब शैक्षिक सुधार या मानकीकरण के प्रयास लागू किए जाते हैं तो उनका सामना मौजूदा कार्यबल की चिंताओं, उनकी योग्यताओं और वास्तविकताओं से होता है। ये सवाल उठता है कि प्रगति और मानकीकरण के नाम पर वर्षों के अनुभव और स्थापित करियर का क्या महत्व रह जाता है? क्या एक समान नियम सब पर लागू होना चाहिए, भले ही कुछ लोग उस नियम की कसौटी पर खरे उतरने के लिए योग्य ही ना हो? ये एक बड़ी दुविधा है जी, जिस पर श्रोता सोच सकते हैं। और हापुड़ वाला मामला? वहीं हापुड़ का मामला दिखाता है कि जब व्यक्तियों को लगता है कि स्थितियां उनके नियंत्रण से बाहर हैं, अन्यायपूर्ण हैं या उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है, तो उनकी प्रतिक्रिया कितनी अप्रत्याशित, तर्कहीन और यहां तक कि आत्मघाती भी हो सकती है। ये हमें मानवीय मनोविज्ञान की गहराइयों और कठिन परिस्थितियों में हमारे व्यवहार करने के तरीकों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। जी। ये दिखाता है कि विरोध के स्वर कितने अलग अलग रूप ले सकते हैं। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक तरफ लाखों लोग संगठित होकर व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं और दूसरी तरफ एक व्यक्ति अकेले ही अपनी परिस्थिति पर इतनी चरम प्रतिक्रिया दे रहा है। शायद दोनों ही मामलों में कहीं ना कहीं सुने जाने और अपनी स्थिति पर नियंत्रण पाने की इच्छा छिपी है। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ा जा सकता है। जब नियम या हालात लोगों को हाशिए पर महसूस कराते हैं, चाहे वो एक राष्ट्रीय नीति के तहत अयोग्य ठहराए जा रहे हैं शिक्षक हों या एक नशा मुक्ति केंद्र में अपनी मर्जी के खिलाफ रखा गया व्यक्ति, तो क्या व्यवस्था के पास उनकी चिंताओं को सुनने और संबोधित करने के पर्याप्त और संवेदनशील तरीके मौजूद हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। या फिर ऐसी स्थितियां टकराव और चरम प्रतिक्रियाओं को जन्म देती रहेंगी? ये सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस जानकारीपूर्ण और विचारोत्तेजक चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।